जी CFAP 6 आज का लेक्चर नंबर 30 आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम रिव्यू इंगेजमेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियसली हमने ISA 402 और ISAE 3402 कवर किया था। 402 और 3402 में क्या लिंक है? 402 बताता है प्रोसीजर और 3402 बताता है रिपोर्ट्स के बारे में। किस सिचुएशन में? जब हमारा क्लाइंट क्या कर रहा हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहा हो, यानी उसने कुछ ना कुछ फंक्शन आउटसोर्स किया हो। ठीक है, तो हम होते हैं यूज़र ऑडिटर, हमारा क्लाइंट होता है यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको आउटसोर्स किया होता है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और उसका सर्विस ऑडिटर। 402 3402 में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे के समझाएं। हम सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं रिपोर्ट में, मतलब जो सर्विस ऑडिटर है वो रिपोर्ट में सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताता है, कंट्रोल्स एक्टिविटी बताता है, और अगर टाइप 2 रिपोर्ट हो तो टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिटनेस कंट्रोल्स के बारे में बताता है। ये सिस्टम डिस्क्राइब करने से क्या मुराद है? आपने कैफ 9 में पढ़ा होगा इंटरनल कंट्रोल्स वाला एक चैप्टर, उसमें आपको याद होगा आपने पढ़े थे 5 सिस्टम, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक इन्वेंट्री। ठीक है, सेल सिस्टम में क्या पढ़ते थे हम? आपको याद है सेल्स की ट्रांजैक्शन इनिशिएट कहाँ से होती है? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से, जिसमें न्यू कस्टमर आता है उसकी लिमिट अप्रूव की जाती है, फिर उसके बाद उसका सेल देखा जाता है ऑर्डर उसकी लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा। फिर उसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर की बेस पे गुड्स को इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से मंगवा के डिस्पैच करके कस्टमर को भिजवाता है, और फिर गुड डिस्पैच नोट बनता है जो कि इनवाइसिंग डिपार्टमेंट में जाता है। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट उसकी सेल इनवाइस प्रिपेयर करता है, फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है। ठीक है, जिसमें उस अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट एंट्री पड़ती है। ये सारा सिस्टम पढ़ा था ना, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। फिर आपको याद होगा इसमें हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव भी पढ़े थे, और हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के आगे हर डिपार्टमेंट के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होते थे, फिर आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़े थे। यही सारी चीज़ें रिपोर्ट में मौजूद होती हैं कि सिस्टम क्या है उसको डिस्क्राइब करना, यानी उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे वो सेल्स ऑर्डर में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होता है कि पुअर कस्टमर को सेल ना हो। डिस्पैच डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्डर एग्री हुआ है उसी की स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी के क्वालिटी के मुताबिक चीज़ें डिस्पैच की गई हो। ये सारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें जो कंट्रोल्स होते हैं, अप्रूवल वगैरह देखना, क्रेडिट लिमिट सेट करना, ये कंट्रोल्स हैं। ये चीज़ें टाइप 1 रिपोर्ट में आएंगी। और अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल है तो फिर उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी चेक होगा। ये बेसिकली आपका जो कैफ 9 लेवल पे कंट्रोल्स का चैप्टर है ना, ये वो चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3402। ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि कैफ 9 पे हमने पढ़ा था कि हम कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं सिर्फ रिस्क असेसमेंट के लिए, जबकि 3402 हमें ये बता रहा है कि हम ये सारा काम कंट्रोल्स पे ओपिनियन देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी कंसेप्चुअली काम सारा वही है जो हमने पहले किया हुआ। ठीक है, और ये हम क्यों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ये चीज़ें सीख रहे हैं? क्योंकि ये सारे काम जैसे पेरोल की प्रोसेसिंग या सेल की प्रोसेसिंग अब हमारे क्लाइंट पे नहीं हो रही। अगर हमारे क्लाइंट पे हो रही होती ना तो हमें ये सारे काम की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट हम खुद अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि क्लाइंट ने सेल सिस्टम या परचेज सिस्टम या पेरोल फंक्शन कोई भी कह लें आउटसोर्स किया है, तो अब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी हुई है सिस्टम। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? यही काम रिस्क असेसमेंट के लिए भी तो यूज़ हो सकता है। ये बेसिकली रिस्क असेसमेंट ही कर रहे हैं हम पर्पज़ ही यही है। ठीक है, कि रिस्क असेसमेंट हम हर क्लाइंट पे करते हैं। कैसे करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। अब आधी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इधर है, आधी उधर है, क्योंकि आधे काम उसके उधर हो रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये जो रिपोर्ट ले रहे हैं हम, ये अंडरस्टैंडिंग को ही पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन में कोई इतना फ़र्क नहीं है। डिस्क्रिप्शन वही है, डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन। डिस्क्रिप्शन मीन्स डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल हम बेसिकली रिलेट करते हैं।
सिस्टम को बता देते हैं एक्टिविटीज क्या होगी, और डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब उसमें कंट्रोल्स क्या क्या बिल्ड किए गए हैं। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल और उसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल भी समटाइम कहते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ कंसेप्ट रखना है कि सिस्टम है, सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया, उस सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रोल्स होंगे और उन कंट्रोल्स को टेस्ट करना। जी, और ISA 402 में क्वेश्चन उनका यह है कि ISA 402 में एक कंसेप्ट है कि फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉस और मिसस्टेट, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो, ये किस कंटेक्स्ट में टर्म यूज़ हुई है। देखें, ये बेसिकली फ्रॉड वगैरह हमारे क्लाइंट पे नहीं बात कर रहा कि हमारा क्लाइंट फ्रॉड कर रहा होगा या वो नॉन कंप्लायंस कर रहा होगा या वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होगी, क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें ये मसले मसाइल हो तो उसके लिए तो हमारे अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है। फ्रॉड का ISA 240 है जो हमें बताता है हमारे क्लाइंट में फ्रॉड आ जाए तो हमने क्या करना है। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का स्टैंडर्ड ISA 250 है जो हमें बताता है हमारे क्लाइंट में नॉन कंप्लायंस हो तो क्या करना है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड ISA 705 है जो हमें बताता है कि अगर क्लाइंट में अनकरेक्टेड मिस स्टेट तो क्या कर। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखिएगा, हमारे ऑडिट क्लाइंट पे नहीं आई, ये वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में है जो हमारे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब मुझे खुद बताइए, आपको पता चले अगर कि हमारे क्लाइंट ने जिस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होती हैं या वहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ ने फ्रॉड किया है, ठीक है, हमारे क्लाइंट के एम्प्लॉइज़ भी तो बाज़ औक़ात कैश कलेक्शन कर रहे हो तो फ्रॉड कर लेते हैं। तो क्लाइंट के बिहाफ पे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही है, कलेक्शन कर रही है, फ़र्ज़ कीजिए रिसीवेबल का सिस्टम आउटसोर्स किया है, वो पैसे अपनी जेब में डाल के फ्रॉड नहीं कर सकते। तो हम अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन या कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई हो, है तो बताएं। मकसद क्या है हमारा कि हम ये देख लें कि अगर उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इस क्लाइंट पे क्या है। अगर उसने कोई वायलेशन ऑफ लॉ की है, कोई फ्रॉड हुआ है, क्या वो हमारे क्लाइंट को इफेक्ट कर रहा है कि दूसरी कंपनीज को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हमारे क्लाइंट को तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही, तो बहुत से क्लाइंट, तो अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई या कोई फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, मिस स्टेटमेंट, तो हमने आगे फर्दर देखना कि वो हमारे क्लाइंट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हमारे क्लाइंट को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट है। जैसे फ्रॉड उन पैसों में हुआ जो हमारे क्लाइंट के डेटर्स से रिसीव होने थे, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे वो जो डेटर्स की अमाउंट रिपोर्ट की हुई है वो ओवरस्टेटेड है, मिस स्टेटमेंट है, हम उसको करेक्ट करवाएंगे और फर्दर इम्पैक्ट देखेंगे क्या है। क्लाइंट नहीं करता करेक्ट तो मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन। लिमिटेशन वाला कंसेप्ट क्या है। अच्छा हाँ, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक लाइन लिखी हुई है कि सर्विस ऑडिटर, एक होगी सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट, वो होगी फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडेड, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट होती है फ़र्ज़ कीजिए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। और हमारे क्लाइंट का ईयर एंड है 30 जून 2021, 1 जुलाई कर लेते हैं, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2000। पहले ये बताइए क्या ये पॉसिबल है कि सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट का पीरियड डिफरेंट हो और हमने जो ऑडिट करना है वो रिपोर्टिंग पीरियड डिफरेंट हो। बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इस केस में बताइए क्या हम ये ऊपर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं। क्या कंडीशंस हैं। हाँ, 6 महीने तक तो कर। ये जो रिपोर्ट होती है ना, इसमें अगर ये टाइप 2 रिपोर्ट है
तो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का भी जिक्र होगा। ये सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है ना, पिक कर रहे हैं कंसेप्ट, इसमें कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का भी जिक्र होगा। तो इसके अंदर वो एक लाइन लिख देता है, जो भाई पूछ रहे हैं सर इसका मतलब क्या है, कि हम ये जो कंट्रोल्स के ऊपर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं ना, ये इस पीरियड के लिए तो ठीक चल रहे थे कंट्रोल्स, लेकिन ये फ्यूचर पीरियड की गारंटी कोई नहीं है। ये ना समझिएगा कि जो सिस्टम आज चल रहा है आइंदा भी वही सिस्टम चलेगा, सिस्टम चेंज हो सकता है। खास तौर पे बड़ी रीज़न क्या होती है भला, जब लोग चेंज होते हैं, टॉप लेवल के लोग चेंज होते हैं ना, हर एक की अपनी अप्रोच, अपनी साइकी होती है, तो ये चेंज हो। इसीलिए वो टाइप 2 की रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल पे जो हम ओपिनियन दे रहे हैं वो हो सकता है फ्यूचर पीरियड के लिए रेलिवेंट ना हो, डिफरेंस में यही बता रहा है ना। अच्छा, फिर इसी कंसेप्ट को आगे हमने कैसे यूज़ करना, अब यहाँ पे उसने इधर लिमिटेशन में बता दिया फ्यूचर पीरियड के लिए रेलिवेंट नहीं है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता चल गया यार 31 दिसंबर 2021 यानी 6 महीनों तक के लिए तो वो रेलिवेंट है। अगले 6 महीने 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए ये रिपोर्ट रेलिवेंट नहीं है। इसका एविडेंस कैसे लें, इस अगले 6 महीने में कंट्रोल सही है कि नहीं, ये एविडेंस कैसे लेना है कि नहीं हमने, कैसे लें, क्योंकि अगले 6 महीनों की रिपोर्ट तो साल बाद आएगी, इसके साल बाद आएगी, तब तक हम इंतजार तो नहीं कर सकते। क्या करें, एग्जैक्टली हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, सिस्टम चेंज तो नहीं हुआ, पर्सोनल चेंज तो नहीं हुए। अगर कोई सिस्टम या पर्सन चेंज हुए हैं तो फिर जो सिस्टम चेंज हुआ उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। रिपोर्ट से गुजारा, ये निस्बतन कम परसुएसिव एविडेंस है रिपोर्ट की निस्बत, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो इसमें नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी इससे अंदाज़ा हो जाता है हमें कि कंट्रोल कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। यही वो कह रहा था, ठीक है। दो कंसेप्ट्स मैंने, एक लिमिटेशन वाला और एक रिपोर्टिंग पीरियड डिफरेंट हो तो क्या होगा, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भाई क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, आपका लिमिटेशन वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया? जी बिल्कुल, हर रिपोर्ट में ये लिमिटेशन वाली लाइन तो हर रिपोर्ट में आएगी, हर रिपोर्ट, टाइप 2 में, सॉरी टाइप, बिल्कुल बिल्कुल टाइप 2 की हर रिपोर्ट में आएगी, टाइप 1 में तो नहीं आएगी, टाइप 2 की हर रिपोर्ट में आएगी। स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, हाँ जी वाइड, क्योंकि जनरली सबके लिए बनाई गई है ना। तो वो ये कह रहा है कि जी जो भी सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हैं इस क्लाइंट की, उन सब के लिए, ये किसी स्पेसिफिक एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे नहीं बनाई गई, ठीक है। हमें भी जो रिपोर्ट मिलेगी ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिकली हमारी रिक्वेस्ट पे बनी हो, बनी होगी सबके लिए, प्रोवाइड हमें वो हमारी रिक्वेस्ट पे कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? जी, सर्विस ऑडिटर अगर अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देता है तो हमारी रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ठहरा जो, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उधर तबाही फिर गई है, उधर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंड भाईजान, ठहर जाए 3402 ये कहता है, बल्कि इससे पहले मुझे एक कंसेप्ट और बताया, ISA 600 ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट होती है, कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट पे उसकी वजह से इंपैक्ट आता है? हाँ आता है, प्रोवाइडेड वो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से मटेरियल हो, इंपैक्ट आता है ना। क्या ये केस उससे मिलता जुलता नहीं है? ठीक है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ISA 3402 ये कहता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की रिपोर्ट है ना, उस पर वो हो सकता है मॉडिफिकेशन हो, कंट्रोल्स वगैरह के ऊपर वो ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, लेकिन इसकी रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन से हमारे ऑडिट पे, यूज़र ऑडिटर के ऑडिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 3402 नहीं बताता। 3402 क्या कहता है? सिर्फ इतना कहता है कि सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स है ये मॉडिफाई हो सकती है। अब 402 आके ये कहता है कि अगर आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पे एविडेंस ना मिल सके,
या कंट्रोल सही ऑपरेट ना हो रहे हों। किस तरफ इशारा है कि सर्विस आइटर की रिपोर्ट पे मॉडिफाइड ओपिनियन है, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने उसे अपने यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर वो सर्विस जो आउटसोर्स की गई है वो सिग्निफिकेंट है, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, और कंट्रोल सही ऑपरेट नहीं हो रहे या हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस एलिमेंट के ऊपर ओवरऑल एविडेंस नहीं मिल सकेगा। ठीक है, तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। आपको याद है वो लास्ट लेक्चर में ये भाई अब इन्होंने पॉइंट रेज किया था कि सर कंट्रोल्स फर्ज कीजिए बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं, तो फिर भी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट तो नहीं मॉडिफाई, रिपोर्ट मॉडिफाई, क्योंकि वो तो कंट्रोल्स है, हम तो एविडेंस की बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं। लेकिन याद रखें कुछ केसेस में जहां पे सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हों, स्टैंडर्ड क्लियरली एक एग्जांपल देता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कंट्रोल्स इतने सिग्निफिकेंट होते हैं किसी एरिया में कि अगर वो सही ऑपरेट नहीं कर रहे तो आप सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते जब ट्रांजैक्शन न्यूमरस हो। आपका एग्जांपल दी थी ना SNGPL की, PTCL की, ठीक है, इनकी सेल्स रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, बिलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप बिलिंग को वेरीफाई करके सब्सटेंटिव प्रोसीजर यही होते हैं ना, बिलिंग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, कंट्रोल्स को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। और अगर आपको PTCL के कंट्रोल्स पता चल जाए कि वो वीक हैं, वो हर फॉर एग्जांपल हर 3 मिनट बाद वो टिक होता है, अगला यूनिट गिरता है, और आपको पता चले कभी 2 मिनट बाद कभी 5 मिनट बाद गिरता है, तो आप बिल जितने मर्जी चेक कर लें कि वो सही रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, क्या रेवेन्यू के ऊपर सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स वीक होने की वजह से जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। क्लियर मेरे भाई? समझ आई कि नहीं है? पक्की बात है? और की क्वेश्चन? रिपोर्ट में ISQC 1 का जिक्र हुआ है। हमारा जो ऑडिट होता है किसके मुताबिक होता है? इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? आपने कहा ISS, यस, लेकिन सिर्फ ISS के मुताबिक नहीं। फ्रेमवर्क तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए होता है। लोकल लॉज भी कर लें, ठीक है, इसके साथ लोकल लॉज भी ऐड हो जाए। कोड ऑफ एथिक्स नहीं फॉलो करना होता? किसने बोला था? अच्छा बोला था ना, ठीक है। कोड ऑफ, अच्छा, और IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ISQC के मुताबिक भी ऑडिट करना होता है। ठीक है, कि कैसे हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है अपने ऑडिट में। ठीक है, ये बेसिकली हमें बताते हैं प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, वो प्रोसीजर किन लोगों ने परफॉर्म करने हैं, ह्यूमन सोर्स के ऊपर डिस्कशन कैसा होना चाहिए, कैसे डीम होनी चाहिए। ठीक है, और ये इंश्योर करना कि जो जितने भी डिसीजंस हुए हैं, ये कहता है प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करो। प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई सही हुई है कि नहीं, किसका काम है? ये सारी डिस्कशन ISQC करता है। किस जो कौन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है और वो किस तरीके से इंश्योर करेगा कि रिपोर्ट जो दी गई अप्रोप्रिएट है, डिसीजन जो दिए गए हैं वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये ISQC। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी इन शॉर्ट ये प्रोसीजर जो ISS ने कहे हैं अप्रोप्रिएटली परफॉर्म किए गए हैं, इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है ओवरऑल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल, ओवरऑल लेवल पे। ये सारी डिस्कशन ISQC करता है, और ये ISQC 1 है और इसी से रिलेटेड है ISA 220। तो बेसिकली जो हम ऑडिट करते हैं ना, वो सिर्फ ISS के मुताबिक नहीं करते, कोड ऑफ एथिक्स को भी कंप्लाई करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को भी कंप्लाई करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स की भी लाइन आती होती है कि हम इंडिपेंडेंट है। QCR जो हो रहा होता है वो इसकी बेस पे, उसमें ये कंप्लायंस चेक की जाती है, लेकिन वो इसकी बेस पे नहीं हो रहा। कंप्लायंस चेक की जाती है
कि इसके इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं, लेकिन वो ओवरऑल इंगेजमेंट का होगा। जी और कोई क्वेश्चन? क्या हमारे सिलेबस में कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आए ना, क्या हमारे सिलेबस में है, अगला आंसर इसका होगा यस। ये डिसीजन कैफ लेवल पे होता है कि सिलेबस में है कि नहीं है। सी फैब लेवल पे हर चीज़ सिलेबस में है, सी फैब लेवल पे नहीं सीखनी, फिर कहाँ सीखनी है? ठीक है, वैसे पूछ लिया करें, कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जी और कोई क्वेश्चन? लेकिन जहाँ कहीं आपको डाउट हो ना, आपने बाय डिफ़ॉल्ट जब तक मेरे से क्लियर ना कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिजम्पशन यही लेनी है कि सिलेबस में है। नहीं अल्टरनेट नहीं है, ये वैसे रिक्वायरमेंट एक जैसी हैं, इनमें रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। जिस तरह आज आप पढ़ेंगे, दो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन एक जैसे हैं, रिव्यू एंगेजमेंट दो स्टैंडर्ड। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, क्लोज, सब समझ आ गया? चलिए, अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जाके इसके क्वेश्चंस देखे, अटेम्प्ट करना चले दूर की बात, क्वेश्चंस देखे हैं? 1 2 देखे से मुराद पढ़े हैं, सॉल्यूशन पढ़ा है, उनकी आरती थोड़ी उतारनी थी। देखें, चलें ठीक जी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ISRE 2410, ISRE 2400, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। ठीक है, रिव्यू इंगेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसके साथ ही एक और कंसेप्ट कवर करेंगे, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस इस पूरे ग्रुप में से 3 टॉपिक्स हैं, इनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो प्रोसीजर्स हैं। इनके प्रोसीजर्स, पहले कोई आज से 10-12 साल पहले उसने कुछ रिपोर्टिंग के क्वेश्चन पूछे हैं रिव्यू की रिपोर्ट के, लेकिन अब चूंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन और आपका रिपोर्ट के फॉर्मेट आपको हर स्टैंडर्ड के एंड में मिल जाते हैं, तो जिस कुछ स्टैंडर्ड के एंड में रिपोर्ट के फॉर्मेट नहीं है उसमें वो रिपोर्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जिसके एंड पे रिपोर्ट के फॉर्मेट मौजूद है उसमें अब नॉर्मली वो रिपोर्ट के क्वेश्चन मॉडिफिकेशन नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने ड्राफ्टिंग कह भी दिया तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड खोलेगा, उसमें से ड्राफ्टिंग छाप लेगा। तो वो प्रोसीजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और प्रोसीजर में भी जजमेंट अप्लाई करवाता है। वो कैसे जजमेंट अप्लाई करवाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जहन में रखिए, हमने स्टार्ट किया एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी तरह की एंगेजमेंट्स होती हैं? दो बड़ी टाइप्स हैं। कौन कौन सी भला? रीजनेबल और लिमिटेड। शाबाश। रीजनेबल में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऑडिट, जिसमें हम, बल्कि इसमें 2, रीजनेबल में 2, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव यूँ कह लें, या अदर्स कह लें, जिनमें प्रोस्पेक्टिव भी आ जाती हैं और दूसरी, जैसे ये हमने 3402 पढ़ा, ठीक है। हाँ, अदर जी, प्रोस्पेक्टिव में ज़्यादातर लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन रीजनेबल भी प्रोवाइड की जा सकती है। प्रोस्पेक्टिव में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की, लेकिन स्टैंडर्ड हमें रिकमेंड करता है कि लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल में ये हमने स्टडी कर लिया, प्रोस्पेक्टिव और कंट्रोल्स, ठीक है। हिस्टोरिकल में एक तो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है रिव्यू। ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ये बताने के लिए कि इस वक्त हम किस जगह खड़े हैं। रिव्यू, ऑडिट, बेसिकली रिव्यू आएगा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर 700 सीरीज
और ऑडिट, स्पेशल ऑडिट अंडर 800 सीरीज। ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। इसमें इक्का दुक्का स्टैंडर्ड को रह गए। लिमिटेड एश्योरेंस में रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं, रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है। बताना ये चाह रहा था कि अभी तक हमने जितने स्टैंडर्ड्स टॉपिक्स पढ़े हैं वो बेसिकली इस साइड से थे। रिव्यू एंगेजमेंट अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सारे जो पढ़े हैं वो ऑडिट से रिलेटेड। 700 सीरीज ऑडिट से रिलेटेड, रीजनेबल एश्योरेंस 800 सीरीज ऑडिट से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड पढ़े वो भी स्पेसिफिकली रिव्यू को डील नहीं करते थे। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर, रिव्यू एंगेजमेंट। दो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, दो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। एक ISRE 2400, एक है ISRE 2410, ठीक। कुछ इंगेजमेंट ऐसी हैं जिनमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, कुछ इंगेजमेंट ऐसी हैं जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस, कुछ इंगेजमेंट्स ऐसी हैं जिनमें मिक्सर दोनों प्रोवाइड की जा सकती है। डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के ऊपर। हम आज जो स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर, इसलिए कि 700 800 स्पेसिफिकली ऑडिट से रिलेटेड है, 2400 2410 स्पेसिफिकली रिव्यू से रिलेटेड है। जो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है ना, 3000 3400 3420 3402, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये इनका टाइटल है एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका मतलब है इनके अंदर रीजनेबल और लिमिटेड दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आज हम रिव्यू एंगेजमेंट स्टडी करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस होगी। एग्रीड? अच्छा, एक एंगेजमेंट है ऑडिट जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। एक एंगेजमेंट है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सुना आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कभी? आपको शायद स्टार्ट में मैंने बताया था, जिसमें ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं जो क्लाइंट से एग्री किए जाते हैं। ये होती ऑडिट से मिलती जुलती है, लेकिन क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन इसमें प्रोसीजर ऑडिट नेचर के परफॉर्म होते हैं। ऑडिट से मिलती जुलती लेकिन ऑडिट नहीं। उसी तरह एक एंगेजमेंट ऐसी है जो रिव्यू से मिलती जुलती है लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। उसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट। ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट, इसमें हम क्लाइंट के फाइनेंशियल्स को, ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज को रिव्यू करते हैं, लेकिन किस लिए? एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बिजनेस एक्विजिशन में इवैल्यूएशन के लिए। तो ड्यू डिलिजेंस में प्रोसीजर की नेचर होगी रिव्यू जैसी, लेकिन ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ज़हन में रखिएगा। और ICAP का जो ज़्यादा फोकस है रिसेंटली वो इस टॉपिक के ऊपर है, जो जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इन टॉपिक्स में से भी ICAP क्वेश्चन पूछ सकता है, और इनमें क्या पूछेगा? प्रोसीजर्स बताओ, किसी रिव्यू पे आप किस तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ऑडिट पे कुछ काम करते हैं, मेन इसमें आपने क्या चीज़ समझनी है भला? ऑडिट में काम किया जाता है, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, रिव्यू में भी होते होंगे। वो कौन से प्रोसीजर हैं जो रिव्यू में परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2410 से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 2400 और फिर पढ़ेंगे ड्यू डिलिजेंस, और एंड में इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन याद रखें, ये ना समझिएगा कि ये कोई अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आप वो रिव्यू एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड देखेंगे ना, इतनी मोटी सी बुक आ जाएगी स्टैंडर्ड, आप कहेंगे ये तो सर ने एक लेक्चर में ही फुड़का दिया है, एक लेक्चर में फुड़का। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा फ़ौरन ही, आधा पौने घंटे बाद वो सारी डिस्कशन रिपीट हो रही है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की।
उधर कह रहा था प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर, इधर भी कहेगा प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इधर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उधर मटेरियलिटी, इधर भी मटेरियलिटी, ठीक है। उधर मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन में मटेरियल देखो, परवेसिव देखो, मिस स्टेटमेंट देखो, स्कोप लिमिट, इधर भी सारी डिस्कशन होगी। तो मुझे बताइए क्या वो सारी डिस्कशन रिपीट करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक, समझ आ गया? आज हमने सारी की सारी डिस्कशन लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट पे होगी, रीजनेबल इस साइड पे डिस्कशन नहीं होगी। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले ISR। अच्छा 2410 ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया क्या है, और ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं। दोनों 2400 2410 दोनों लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है। फर्क क्या है दोनों में? एक में ऑडिटर होता है, एक में ऑडिटर नहीं होता। एक में समझ लीजिए कि लिस्टेड कंपनी होगी, एक में लिस्टेड एंटिटी नहीं होगी। क्या पाकिस्तान में जो लिस्टेड एंटिटीज हैं इनका हाफ ईयरली रिव्यू करवाना रिक्वायर्ड है? अच्छा, क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑडिट या रिव्यू करवाना रिक्वायर्ड नहीं है? कुछ है? अगर वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करवाना चाहें करवा सकती हैं? बिल्कुल करवा सकती हैं। ये जो 2410 है ना, इसका जो ये 1 है ये बेसिकली है आई, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी किसी लिस्टेड कंपनी की हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमने रिव्यू करना है, जो कि हम करते होते हैं शायद सबसे ज़्यादा। जो इन दोनों में, तीनों में जो इंगेजमेंट के साथ हम फेमिलियर हैं वो यही है 2410 कि हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कैसे करना है। और ये वो रिव्यू है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है और किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसका रिव्यू करना है, क्या 2410 के मुताबिक करेंगे? नहीं, बल्कि 2400 के मुताबिक करेंगे। बेसिक कंसेप्ट दोनों का सेम है, लेकिन इनको अलग करने की लॉजिक क्या थे? 2-3 लॉजिक ये थे। इसमें स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करवा देता है। रीज़न ये है, इसमें आपने बाद में जाके ऑडिट भी करना है। 2400 वाली इंगेजमेंट में बाद में जाके ऑडिट नहीं करना, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड ये कहता है काम करते हुए आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करना है, करें। कोई ऐसे प्रोसीजर जो बाद में आपने ऑडिट में यूज़ करने हैं, रिव्यू में भी करना चाहते हैं, कर लें। यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि बाद में जाके उस अंडरस्टैंडिंग को आपने ऑडिट में यूज़ करना है। ये बिल्कुल अलग से इंगेजमेंट है। यानी 2410 को पढ़ते पढ़ते आपको इसका कुछ कनेक्शन ऑडिट ऑफ एनुअल ऑडिट से भी मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। जैसे इसमें एक जगह पे कहता है, अगर फर्ज कीजिए स्कोप लिमिटेशन है और आप समझते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है, आप विड्रॉ करें। इसमें भी तकरीबन यही बात कहेगा, विड्रॉ करें। लेकिन इसमें एक एडिशनल बात भी कहता है, अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो फिर आप एनुअल ऑडिट से विड्रॉल को भी कंसीडर करें कि वही इशू जो आपका रिव्यू में था एनुअल ऑडिट में भी होगा। यहाँ पे वो एनुअल ऑडिट से विड्रॉल की बात नहीं करता। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ठीक है। तो बहरहाल बाकी प्रोसीजर कॉमन है। स्टार्ट करते हैं 2410 रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय ऑडिटर। अच्छा, ये ऑडिटर का वर्ड क्यों यूज किया उसने? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है असल में। 2400 में क्या ऑडिटर का वर्ड यूज करेगा? कौन सा वर्ड यूज करेगा? प्रैक्टिशनर। शाबाश, आगे चलें। अच्छा, ये इसके ना मैं आपको क्विक रिवीजन साथ साथ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन वगैरह बताएगा। ठीक है, हमें पता है लिमिटेड एश्योरेंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ए रिव्यू ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो प्रिंसिपल्स हमने ऑडिट में पढ़ लिए हुए। यहाँ पे सिर्फ उनकी लिस्ट आएगी,
हमने उसको पढ़ना है और इंश्योर करना है ये कंसेप्ट हमें क्लियर है, हमने पहले पढ़ा हुआ है तो आगे चलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट टू रिव्यू इंटरम फाइनेंशियल, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी होगी हमने रिव्यू में? अलहदा से लेटर देना होगा कि ऑडिट के साथ ही चल जाएगा? ऑडिट के साथ भी चल, एक ही लेटर में ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू एंगेजमेंट दोनों कर सकते हैं। अच्छा 2400 में भी एंगेजमेंट लेटर एग्री करते हैं, उसमें ऑडिट और रिव्यू की एंगेजमेंट कंबाइन कर सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल, पॉसिबल ही नहीं, ऑडिट करते ही नहीं उधर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे? 2400 में भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, लेकिन उसमें कहता है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना जरूरी नहीं। 2410 में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करवाता है, क्यों भला? क्योंकि बाद में इस अंडरस्टैंडिंग को हमने ऑडिट में भी यूज करना है। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल ना 2400 में करवाता है ना 2410 में, क्यों? क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस है, डिटेल टेस्टिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। रिव्यू एंगेजमेंट में सिर्फ इंक्वायरी, एनालिटिकल और अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं बस, यानी इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। अगर इनसे कोई रिस्क आइडेंटिफाई ना हो तो कहानी खत्म। अगर इनसे रिस्क आइडेंटिफाई हो ना तो फिर आगे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अभी उसकी डिस्कशन की तरफ आते हैं। ये फिर बात कर रहा है कि आपने प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने हैं रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। वैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट पढ़ा हुआ ना हमने, मटेरियल, परवेसिव, उसकी बेस पे क्या टाइप ऑफ ओपिनियन है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे जी, आगे चलें। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका ने बताया था, आईएएसबी ने स्टैंडर्ड डिवाइस किए हैं, तो कौन सा स्टैंडर्ड डिवाइस किया है? ऑडिट के 700 800 के दोनों किए, 800 भी किया। 800 भी रिवाइज फॉर्मेट में। रिवाइज फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स है रिपोर्ट के वो चेंज है, ओपिनियन पहले आता है, बाकी चीजें बाद में। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट के फॉर्मेट ओल्ड है, इसमें पहले उसी तरह पहले इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर उसके बाद ओपिनियन आता है। ठीक, अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन, अच्छा न्यू ये है, चले आगे चल के पढ़ते हैं। अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अदर इंफॉर्मेशन, याद है अदर इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, क्या था? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, शाबाश। मॉडिफिकेशन इन रिव्यू रिपोर्ट, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा ऑडिट रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें भी ज़ाहिर है प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगी। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, अच्छा पहले बताइए इसमें एग्जांपल्स उसने कौन कौन सी दी होगी? क्वालिफाइड की, एडवर्स की, डिस्क्लेमर की। ठीक है, अगर वो आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट मांगता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, नहीं मांगेगा, मांगता है तो आप इस अपेंडिक्स को रेफर करके ड्राफ्टिंग कर सकते हैं उसकी। आगे चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलें। राइटर हाँ बस। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ISRE 2400 2410 में बेसिक स्कोप आपको पता चल जाए। 2400 में प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज हुआ है, 2410 ऑडिटर का वर्ड यूज हुआ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू रिपोर्ट कंटेन सेपरेट सेक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिशनर। मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ये उसकी ड्राफ्टिंग है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उसने दोनों इकट्ठी कर दी यहाँ पे सेपरेट। इसका पीरियड 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। जबकि 2410 का पीरियड क्या होगा? 6 मंथ्स, हमेशा लेस देन 12 मंथ्स होगा, 12 मंथ्स नहीं होगा। क्यों? 12 मंथ्स का तो ऑडिट होना है। तो इसका नॉर्मली पाकिस्तान की रेगुलेशन के मुताबिक 6 मंथ है, क्योंकि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 मंथ्स और 9 मंथ्स के ऊपर रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं है, वो अनऑडिटेड ही जाती है। रिव्यू रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, क्यों? क्योंकि नीड बेस पर करवाई जाती है, जबकि वो पब्लिक रिपोर्ट होती है, उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती।
एग्री करते हैं फ़र्क से? आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या, ऑडिटर हु इज एंगेज्ड टू परफॉर्म रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल में शुड परफॉर्म द रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद दिस ISRA। सिंपल, कि अगर आपने ऑडिटर ने रिव्यू एंगेजमेंट करनी है तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करेगा। आगे चलें जी। जी रुके जी, रिव्यू रिपोर्ट में, हाँ ये वो रिपोर्ट है जो 2400 की, 2410 की रिपोर्ट आम आवाम लिस्टेड कंपनी की रिव्यू रिपोर्ट है ना, क्या ये रिस्ट्रिक्ट होगी? नहीं होगी, वही उसने लिखा है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह की रिव्यू रिपोर्ट्स हैं, ये क्या जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है कि नीड बेसिस पे? तो जिस जरूरत को सामने रख के बनाई गई है उसी यूजर तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी रिपोर्ट। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? ऑडिटर शुड कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा। कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी हैं उस पर हमेशा ऑडिट लिखा होता था, ठीक है, लेकिन वो रिव्यू के ऊपर भी इक्वली अप्लाई होती हैं, ठीक है। यहां पे वो बता रहा है कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को भी कंप्लाई करना है। ऑडिटर शुड इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को भी कंप्लाई करेगा। ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कहाँ लिखे हुए हैं? ISQC 1 में और ISA 220 में। ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट विद एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके बाद क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डिस्कशन होनी चाहिए? नहीं, वो तो हम ISA किस ISA में कर चुके हैं? 200 में। क्लियर? आगे चलें। ऑब्जेक्टिव, ये एक टेबल दिया हुआ है स्टैंडर्ड ने, थोड़ा और नीचे कीजिए, बस शुक्रिया। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, और ये चूंकि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड है तो उसने डिफरेंशिएट करवाया हुआ है। रीजनेबल एश्योरेंस यानी ऑडिट वाली एंगेजमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस है, यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रिड्यूस करना रिस्क को ताकि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे प्रोसीजर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो आपके काम की हो सकती है इसमें, वो एक तो ये है कि रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रोसीजर ज़्यादा है और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रोसीजर कम है। और दूसरा टाइप ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है और यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन। पहले पता है कि नहीं हमें ये? नेगेटिव फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या होता है सर, आप बताइए। नथिंग हैज कम टू आवर टाइम, बिल्कुल ये उसी सेंस में होगा। आगे चलें। एग्री इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते थे भाई? करते थे कि नहीं? रिव्यू में करेंगे। देखिए तकरीबन वही चीज़ें नहीं है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एग्रीमेंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, तकरीबन वही चीज़ें हैं, ठीक है। टू इंक्लूड, हाँ एक चीज़ है मैनेजमेंट एग्रीमेंट, टू इंक्लूड रिव्यू रिपोर्ट इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जिस डॉक्यूमेंट में इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें रिव्यू रिपोर्ट जाएगी, एग्रीमेंट करना है। अच्छा मुझे याद आ रहा है, क्लिक कर रहा है, किसी जगह हमने ये पढ़ा था इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर, जिसमें ये पढ़ा था कि जो रिपोर्ट होगी मैनेजमेंट की, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके साथ रिपोर्ट अटैच की जाएगी, ठीक है, रिपोर्ट अटैच की जाएगी। और एक और था, इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन में दो कंसेप्ट थे। एक तो ये कि अगर ऑडिट नहीं करवाया गया तो ये इंप्रेशन नहीं दिया जाएगा कि ऑडिटेड है, और दूसरा अगर करवाया गया है तो रिपोर्ट अटैच की जाएगी। ये इनएप्रोप्रिएट किस स्टैंडर्ड में पढ़ा था? 8-10 में। शाबाश, ये भी उसी तरह की बात नहीं कर रहा, ये आगे चल के दूसरा एंगल भी बताएगा। अभी तो ये कह रहे हैं ना रिव्यू करवाया है ना, तो ये ना हो कि मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दूं तो तुम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इशू करो, रिपोर्ट को साथ लगाओ ही ना। उस रिस्क को कवर कर रहा है कि वादा करो, तुम जिम्मेदार हो कि रिव्यू रिपोर्ट को, मेरी वाली रिव्यू रिपोर्ट को इंक्लूड करोगे उस डॉक्यूमेंट में जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप इशू कर रहे हो। जी हाँ, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड बताएंगे, बिल्कुल।
फिर कह रहा है ये टर्म्स ऑडिट इंगेजमेंट के साथ कंबाइन की जा सकती है। 2400 में कॉम्बिनेशन की बात नहीं करेगा। आगे चले। हाँ जी, सारे का सारा अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या टर्म्स चेंज हो सकती हैं, बाद में चेंज हो सकती हैं, उसी तरह हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चूंकि स्टैट्यूटरी इंगेजमेंट है इसलिए नॉर्मली इसमें टर्म्स चेंज होने का मतलब अगर ये है कि लॉ की वायलेशन होगी तो फिर हमने टर्म्स को चेंज नहीं करना। जी जी, मैनेजमेंट हाँ आएगा, मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे दोनों आएंगे। ये शायद यहाँ पे इस जगह, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट और राइटर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में आता है, वो इसी के अंदर कवर हो जाता है इकट्ठा। आगे चले। लर्निंग ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। आईटी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा रिस्क को असेस करने के लिए। इफ ऑडिटर इज न्यूली, अच्छा इसमें दो केसेस हैं, या तो इनिशियल ऑडिट का केस है या रिकरिंग ऑडिट का केस है। इनिशियल ऑडिट का केस है तो हम रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन हमारे पास प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं होगी, तो कहता है उस सूरत में आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से कॉन्टैक्ट करें, उससे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, उसके वर्किंग पेपर वगैरह को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकरिंग ऑडिट है तो इस सूरत में आपने अपने ऑडिट के दौरान में ISA 315 जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड है वहां पे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली होगी, उसको अपडेट कीजिए, अपडेट कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हैरानकुन तौर पे अपडेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसके थ्योरेटिकली पॉइंट्स ज़्यादा दिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। और इनिशियल ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए पॉइंट्स प्रोसीजर कम होते हैं, लेकिन प्रोसीजर ज़्यादा होते हैं इनिशियल, लेकिन वहाँ पे उसने जो पॉइंट्स दिए हैं वो कम दिए हैं, सिर्फ 3-4। ठीक है, बहरहाल ये रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ आपने रीड कर लेने हैं। रिप्रोडक्शन के पॉइंट है आज तक नहीं पूछे उसने इस लेवल पे, CFAP लेवल पे, और एक्सपेक्टेड भी ये है कि नहीं पूछेगा। बहरहाल एक दफ़ा आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। आगे चले। इसमें जो ऊपर पॉइंटेड है, इसमें जो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस का वो लेटर लिखते हैं, ये उससे डिफरेंट चीज़ है क्योंकि हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की, हाँ ये उससे डिफरेंट है। जो नॉर्मल इनिशियल ऑडिट में हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम उससे उसके वर्किंग पेपर्स की एक्सेस भी रिक्वेस्ट करते हैं। वो तो एक NOC टाइप लेटर होता है ना, उसका पर्पस तो सिर्फ यही होता है कि कोई अगर इशू है तो वो हमारे सामने आ जाए, लेकिन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके वर्किंग पेपर्स को ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंसेस के लिए भी। ओपनिंग ये 510 वाली बात कर रहा है। 510 में जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी ना, उससे अंडरस्टैंडिंग, उसमें अंडरस्टैंडिंग के डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड होंगे जो उसने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की होगी। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अच्छा, ये है सबसे काम का लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में भी वो टेस्ट करता है कि रिव्यू में प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है। इस पे थोड़ा टाइम लगाते हैं। कह रहा है ऑडिटर शुड मेक इंक्वायरीज। रिव्यू में इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी का मतलब क्लाइंट से पूछा जाएगा। इसका मतलब है किसी भी एरिया में आपको क्लाइंट कोई डॉक्यूमेंट देता है, आपने उसे चुप करके एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि आपने क्लाइंट से इंक्वायरी करनी है, सर ये क्या है, ठीक है, इसमें ये चेंजेस वगैरह चेंजेस क्यों हैं, और उस पर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इंक्वायरीज करनी है, और इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के बगैर तो कोई डॉक्यूमेंट आपने एक्सेप्ट करना ही नहीं। बहुत ज़्यादा काम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर हर केस में, हर एरिया में रिक्वायर्ड है। किसी भी एरिया में एग्जाम में अगर आपको कह देना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट मिली है और आपने उसके ऊपर रिलाई कर लिया है, तो फ़ौरन आप कमेंट करेंगे क्या कि गलत किया है, गलत किया है। इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए और एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने चाहिए कोऑपरेट करने के लिए। अच्छा, अगर तो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई मसला सामने ना आए, कोई रिस्क सामने ना आए,
तो यहीं पे बात ख़त्म। लेकिन अगर इससे कोई रिस्क सामने आए, ठीक है, पिछले साल की निस्बत पता चला इस साल सेल ज़्यादा क्यों है, क्लाइंट अगर हमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दे ठीक, लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना दे तो याद रखें इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद अगर रिस्क अराइज होता है तो आप फर्दर प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे। रिव्यू में रूल है इंक्वायरी करते हैं, एनालिटिकल डिटेल टेस्टिंग नहीं करते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म नहीं करते, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन लेटर वगैरह सेंड नहीं करते। ठीक है, स्टॉक काउंट करते हैं कि नहीं करते? नहीं। कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं कि नहीं डेटर्स को? नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी एरिया में रिस्क नजर आ जाए तो उस सूरत में फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब रिस्क हो जाए हमारे प्रोसीजर भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, इससे काम खत्म। A review ordinarily does not require test of the accounting records through inspection, observation or confirmation. ये मेन कंसेप्ट याद रखिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ ना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर रिस्क ज्यादा हो तो जो नहीं करना होता नॉर्मली वो भी करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंक्वायरी, क्या क्या इंक्वायरी करेंगे ये स्टैंडर्ड के पैराग्राफ 21 में मौजूद है, ये भी पढ़ने वाला काम है, इस पे क्वेश्चन टेस्ट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजली, अच्छा ये पॉइंट्स अब ये केस स्टडी में यूज होंगे, ये वो पॉइंट्स है जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखे हुए, केस स्टडी में यूज होंगे, ध्यान से इनको समझिएगा। यूजली इंक्वायरी लेटर टू लॉयर इज नॉट सेंट, कंफर्मेशन लेटर पर पढ़ा ना, सेंड नहीं किया जाता, लॉयर को भी सेंड नहीं किया जाएगा unless a matter comes to our attention which increases risk, unless कि कोई ऐसा मसला आ जाए, केस आ जाए बड़ा जिसकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मली लॉयर को लेटर सेंड नहीं। Auditor inquires management about subsequent events, however no other procedure are performed to identify subsequent events. Auditor मैनेजमेंट से पूछेगा जी कोई subsequent event आइडेंटिफाई किया आपने? है। अगर मैनेजमेंट कह दे नहीं, तो आपको पता है 560 में हमने क्या पढ़ा था, 5 प्रोसीजर के इंक्वायरी के बाद भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। रिव्यू में क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ने अगर नहीं ना कर दी, हमने खुद से कोई प्रोसीजर मजीद परफॉर्म है कि नहीं आशी, सिर्फ पूछना है ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो कहे नहीं है, खत्म। लेकिन अगर वो कहते हैं फिर क्या करा, फिर वो जो प्रोसीजर 560 में लिखे हुए हैं, क्योंकि अब रिस्क बढ़ गया ना, वो हमने परफॉर्म करने हैं, इंश्योर करना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट को एडिक्वेटली अकाउंट फॉर किया गया कि नहीं किया गया। सब्सिक्वेंट इवेंट अगर मैनेजमेंट ने कह दिया ना नहीं है, तो हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। हाँ, हमारे रूटीन के प्रोसीजर में अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो हो जाए, स्पेसिफिकली सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। यही तो लिमिटेड एश्योरेंस है, वरना अगर स्पेसिफिकली सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो ऑडिट प्रोसीजर में और रिव्यू प्रोसीजर में फर्क किस चीज का रहा? ओपिनियन की वर्डिंग क्या है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। इसका मतलब क्या है, हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई। इसका मतलब जरा कंसेप्चुअली देखिए, क्या कहना चाह रहा है कि भाईजान हमने ज्यादा हिलजुल नहीं की, हम अपनी जगह पे बैठे थे, हमारे सामने कोई चीज नहीं आई, पैसिव स्टाइल में ओपिनियन दे रहा है ना। ठीक है, वो ये तो नहीं कह रहा हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं था, ये नहीं कह रहा। ठीक है, तो ऑडिटर सिर्फ इंक्वायर करेगा, अगर उससे कोई इवेंट सामने आ जाता है फर्दर प्रोसीजर होंगे, वरना नहीं। थर्ड, ऑडिटर इंक्वायर्स अबाउट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। इफ एन इवेंट और कंडीशन कास्टिंग डाउट इज आइडेंटिफाइड, ऑडिटर इंक्वायर का गोइंग कंसर्न के बारे में इंक्वायर का। मैनेजमेंट ने पहली सिचुएशन, मैनेजमेंट ने कहा कोई इवेंट या कंडीशन नहीं है, खत्म। अब अगर ऑडिटर को अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए नजर आ जाए तो आ जाए, स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न के इश्यू के लिए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेगा। मैनेजमेंट ने कहा
नहीं है कोई इवेंट, क्या पॉसिबल है स्टिल ऑडिटर को कोई अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए गोइंग कंसर्न इंडिकेशन नजर आ जाए? कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हो सकता है उसे पता चले एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, हो सकता है उसे पता चले करंट एसेट कम और करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, गोइंग कंसर्न इंडिकेशंस है ना। तो याद रखें, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। अगर मैनेजमेंट ने कहा कोई इवेंट नहीं और ऑडिटर को अपने दूसरे अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने से भी कोई इवेंट गोइंग कंसर्न का नजर नहीं आया, तो कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना फर्दर। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर या मैनेजमेंट ने बता दिया या हमें अपने अदर प्रोसीजर से नजर आ गया, क्या फिर गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे वही आगे बता रहा है। मैनेजमेंट से पूछेंगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, और उसकी फिजिबिलिटी के बारे में इंक्वायर करेंगे और डिस्क्लोजर देखेंगे एडुकेट है कि नहीं। अच्छा, नीचे नहीं जाना, इन तीनों प्रोसीजर्स को पढ़िए और मुझे बताइए ये ऑडिट प्रोसीजर से कैसे डिफरेंट है। नीचे वाला पैरा नहीं पढ़ना। इंक्वायरी की किससे? प्लान ऑफ एक्शन। ये तो इंक्वायरी उधर भी करते थे कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। इंक्वायर करते थे अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ, यहां पे इंक्वायर कर, वहां पे फिजिबिलिटी ऑफ प्लान खुद वैल्यूएट करता था, यहां पे फिजिबिलिटी ऑफ प्लान इंक्वायर कर रहा है। मैं हाँ भाई क्या प्लान है आपका? सर नेक्स्ट ईयर में हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है ना प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगी, सक्सेसफुल होंगी? ठीक है, कॉन्फिडेंट है, खत्म। लेकिन ऑडिट में यही केस होता तो हम उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, मार्केट रिसर्च की तरह, कंप्लीशन स्टेज क्या है इसकी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस स्टेज पे डेवलपमेंट पहुंची हुई है, खुद वैल्यूएट करते हैं। ये फर्क समझ रहे हैं रिव्यू का और रिव्यू में कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, लॉयर को लेटर सेंड करते हैं। किस केस में करेंगे लॉयर को सेंड? आगे चले, आगे एंड पे यही बात कह रहा है कि अगर रिस्क है तो आपने फिर उस सूरत में हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है कि हमने मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने, अगर रिस्क सामने आए। रिस्क सामने नहीं आए तो कहानी खत्म। ठीक, रिव्यू के दौरान में ऑडिटर को पता है कि मैंने साल बाद आके साल के एंड पे ऑडिट भी करना है, रिव्यू के दौरान में भी कुछ ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म कर ले अगर जो ऑडिट में यूज होंगे, कर सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट को क्या वैल्यूएट करना होता है? मटेरियल है, इमटेरियल है कि परवेसिव है, उसके लिए क्या चाहिए? मटेरियलिटी लेवल। रिव्यू में डिसाइड करेगा मटेरियलिटी लेवल? नहीं करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि परवेसिव? करेगा। आगे चला, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन इश्यूज के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर तो ऑडिट में भी रिप्रेजेंटेशन ली जाती है ना, ली जाती है कि नहीं? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ये तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर इमटेरियल। असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड, कोई रिस्क सामने है तो हमें बता दीजिए, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, और भी मजीद अगर जो ऑडिट में रिप्रेजेंटेशन लेते हैं रिव्यू में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें मैं आपके साथ अब शेयर करना चाह रहा हूँ जो डिफरेंट हैं। इस चैप्टर, इस स्टैंडर्ड में सबसे अहम चीज़ मैंने कहा अब तक प्रोसीजर वाली, आपको पता होना चाहिए रिव्यू में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं और कौन से नहीं। ये सबसे अहम स्किल है जो एग्जाम में टेस्ट कर रहा है वो। इसके अलावा रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि रिव्यू के लिए रिपोर्ट का फॉर्मेट पुराने वाला इस्तेमाल हो रहा है, दो चीज़ों का फ़र्क है। पुराने ज़माने की जो ऑडिट रिपोर्ट होती थी ना, उसमें आपको याद होगा शायद गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी जब हुआ करती थी, अलहदा से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आता था, बल्कि एमसीज और मैटर पैराग्राफ में उस गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करते थे। आपको पता है पुराने ज़माने में एमसी गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैरा तो बाद में ऐड हुआ है। पुराने ज़माने में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी एमसी और मैटर पैराग्राफ में ही इंक्लूड होती थी। और इसी तरह
जो अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ है ना, अदर इंफॉर्मेशन का, कि जिसमें हम अदर इंफॉर्मेशन में और कोई इनकंसिस्टेंसी वगैरह हो, वो सेक्शन में लिखते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। पुराने ज़माने में अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ भी नहीं होता था, ना गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का होता था, ना अदर इंफॉर्मेशन का। अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई गड़बड़ होती थी ना, उसे हम अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करके लिखते थे। इसीलिए रिव्यू रिपोर्ट में ना तो आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ नजर आएगा, ना ही अदर इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ नजर आएगा। इसको लिख लें। लेकिन गोइंग कंसर्न को सेस करने की जिम्मेदारी हमारी रिव्यू में है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ के देखना कि इनकंसिस्टेंसी मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को वैल्यूएट करना है रिव्यू में भी हमने, लेकिन उसके लिए अलहदा से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं देना, क्योंकि रिपोर्ट तो कहाँ एमसीक्यू मैटर। एक स्टूडेंट कहने लगा सर वो पास पेपर का क्वेश्चन देखा मैंने, उसमें उसने गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में डाल दिया, तो उसने गलत किया, सही कर दूं मैं कहा नहीं भाई सही नहीं करना। वो अगर ऑडिट का केस होता फिर गलत होता। रिव्यू एंगेजमेंट में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी कहाँ आएगी? एमसीक्यू मैटर में। और अदर इंफॉर्मेशन में अकम्पनिंग इंफॉर्मेशन, अदर इसमें कोई गड़बड़ है कहाँ आएगी? अदर मैटर पैराग्राफ में। क्लियर हुई? यहाँ के उसने लिखा, ये लिखा हुआ है अदर मैटर पैराग्राफ में। ये फर्क समझ आया आपको? आगे चलें भैया। कम्युनिकेशन, एक मिनट, ये भी रूटीन का केस। अगर कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह स्कोप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे, करेक्ट हो जाए ठीक है, वरना दो चार भी कम्युनिकेट करे, नहीं तो फिर ओपिनियन मॉडिफाई करें या विड्रॉ करें, पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। वो सारी कहानी जो 705 में पढ़ी थी यहाँ पे चल रही है। आगे चल। रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी? अच्छा देखिए, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज हुई है, रिव्यू रिपोर्ट नहीं है। अब आपको नजर आ रहा होगा टाइटल है, एड्रेस ही है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता था? टाइटल एड्रेस के बाद ओपिनियन। यहाँ पे क्या है? जिसमें वो बताता है कि हमने कौन से टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, अरे सॉरी रिव्यू किया है, किस पीरियड एंड का रिव्यू किया है, और हाँ ये कि हमने रिव्यू किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ पैराग्राफ में इकट्ठी आ जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, बता रहा है कि मैनेजमेंट लॉजिकल बाइफर्केशन उसने की है। प्रेजेंटेशन में बाइफर्केशन हो सकता है, वो ना करे। वैसे आगे चल के देख रहे हैं, हो सकता है सेपरेट ही आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप ऑफ रिव्यू बताएगा। इसमें क्या बताएगा कि रिव्यू ऑडिट से कम है, ऑडिटर लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करता है, इंक्वायरी और एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। और इसमें ऑडिटर ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा है इस रिपोर्ट में, बल्कि क्या दे रहा है? रिव्यू कंक्लूजन। रिव्यू के कंटेक्स्ट में वर्ड ओपिनियन नहीं यूज होता, कंक्लूजन का वर्ड यूज होता है। इसमें आपको क्वालिफाइड ओपिनियन का वर्ड नहीं मिलेगा रिव्यू एंगेजमेंट में। क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स कंक्लूजन, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन के वर्ड मिलेंगे। हाँ, ये कंक्लूजन में बताया जाए, अगर कंक्लूजन में कंक्लूजन दिया जाएगा, अगर मॉडिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, डेट, सिग्नेचर, प्लेस वगैरह। आगे ये क्या स्टडी? हाँ, प्रैक्टिशनर क्या, हाँ एमसीक्यू मैटर अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं। रिव्यू रिपोर्ट में भी एमसीक्यू मैटर अदर मैटर पैराग्राफ आ सकते हैं। अभी बताया ना, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आ जाए एमसीक्यू मैटर, और अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाए कि मिस स्टेटमेंट वगैरह, अदर मैटर। आगे चलें जी। मॉडिफिकेशन रिव्यू रिपोर्ट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके हैं, कौन सा कंक्लूजन? अनक्वालिफाइड। अगर मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट फैक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन। अच्छा एक मिनट ठहरे, रिव्यू एंगेजमेंट में
हमने एविडेंस ज़्यादा इकट्ठा करना है कि कम? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कम एविडेंस लेना है, और अगर उस पर भी स्कोप लिमिटेशन लग जाए तो वो बाय नेचर परवेसिव नहीं हो जाएगी कि पहले ही थोड़ा एविडेंस लेना था, उसके ऊपर भी स्कोप लिमिटेशन पर। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई स्कोप लिमिटेशन आए तो आपने उसको परवेसिव की तरफ लेके जाना है, प्रेफरेबली वो परवेसिव होगी। हाँ, आपकी जजमेंट पे है, वो ये कहता है, लेकिन आपकी जजमेंट पे अगर आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट एक ही एलिमेंट के ऊपर है, थोड़ा है तो मटीरियल भी हो सकती है, लेकिन प्रेफरेबली परवेसिव। इसीलिए देखें, उसने कहा स्कोप लिमिटेशन है बिफोर एक्सेप्टेंस, आगे ये नहीं कहा मटीरियल के परवेसिव, किसी भी तरह किया है। अगर मटेरियल भी है तो पहले ही चूंकि आधा थोड़ा काम करना था, उस पर भी स्कोप लिमिटेशन लग गई, तो आप इसे एक्सेप्ट ही ना करो, और अगर बाद में लगे तो विड्रॉ कर लो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करे, ये फर्दर प्रोसीजर के बाद ही की बात कर रहा है यहाँ पे। जो उसको इसमें भी उसी तरह मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। जिन जिन कंसेप्ट्स का जिक्र यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं किया गया वो वैसे अप्लाई होगा। आगे चलें, गोइंग कंसर्न का बता दिया। हाँ, ये अदर कंसिडरेशन, ये वो अदर इंफॉर्मेशन के हवाले से हैं। अब इसमें आपकी ISA 810 की रिवीजन होगी। देखे, मैं सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए करवा रहा हूँ। दो आपने बताना है क्या 810 में यही कंसेप्ट पढ़ा था या थोड़ा सा डिफरेंट था। इफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरम फाइनेंशियल इंडिकेट दैट दीज हैव बीन रिव्यूड बट रिव्यू रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट, ये इशू था कि नहीं था 810 में? तो हम क्या करते थे, इसको अटैच कर, और अगर ना करे तो लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस। दूसरा, if auditor issue modified review report but management issued interim financial statement without review report, रिपोर्ट इशू की ऑडिटर ने लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी रिपोर्ट के बगैर ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इशू कर दी, ये भी इशू डिस्कस हुआ था कि नहीं? ये दोनों क्या था, इनएप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर के नाम से 810 ने डिस्कस किए थे कंसेप्ट। आगे चलें, डॉक्यूमेंटेशन में कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो, ठीक है करेंगे जी। भैया देखिए इंट्रोडक्शन, हाँ किधर भाई, ये देखें भाई, ये देखें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंस्ड इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रूफ काउंटिंग एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान फॉर इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। इकट्ठा कर दिया ना क्या, लेकिन है तो लॉजिकली दोनों सेपरेट, इसीलिए हमने उसको सेपरेट एलिमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेपरेट पैराग्राफ होना लाजमी है। स्कोप ऑफ रिव्यू कंक्लूजन, चलें ये तो आगे कहानी। एक मिनट है रे, अच्छा मुझे ये बताइए, ये कंक्लूजन पढ़ के मुझे बताइए अनमोडिफाइड है कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे बनेगा, सॉरी क्वालिफाइड कंक्लूजन कैसे बनेगा? कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे उसने क्वालिफाइड भी एडवर्स सारी मॉडिफिकेशन के फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपने सिर्फ पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें क्वालिफाइड कंक्लूजन भी होगा और बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन, दोनों पैराग्राफ होंगे। बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों भला? वो वैसा ही होगा जैसा 705 में था। हाँ, क्वालिफाइड कंक्लूजन पढ़ ले, वो वैसा नहीं होगा जैसा 705 में था। बेसिस, हाँ ये पुराना फॉर्मेट है। पुराने फॉर्मेट में बेसिस फॉर कंक्लूजन सिर्फ उसी वक्त आता था जब मॉडिफाइड कंक्लूजन होता था। इसमें सिर्फ बेसिस फॉर कंक्लूजन नहीं है, लेकिन अगर मॉडिफाइड कंक्लूजन होगा तो फिर बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन आएगा जी। हाँ जी, वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड पहले आता। आगे चले जरा देखें। हाँ जी, पहले तो यही आता था, आगे चले। हाँ
बेसिस नहीं, कोई बात नहीं, नहीं क्या मतलब, तो हो सकता है कोई चीज़ बंदे को कंफर्म ना भी हो, ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे इतना पता था कि पुराने ज़माने में पहले आता था, फिर मैंने कहा नहीं भाई स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, उसने शायद नीचे ना छाप दिया हो, नहीं कंफर्म हो गया उसने ऊपर ही। तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन पहले और क्वालिफाइड कंक्लूजन बाद में, ठीक है। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन प्रीसीडिंग पैराग्राफ नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, बाकी सारा वही है। ये जो विद द एक्सेप्शन ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ है ना, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आगे चलें, क्वालिफाइड स्कोप लिमिटेशन का आ गया, फिर एडवर्स आ गया। देखे डिस्क्लेमर भी शायद दिया उसने, देखे डिस्क्लेमर दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, चलें ठीक है। चलिए ये है, छुट्टी नहीं मेरे भाई, अभी असल काम तो करना है ये ड्यू डिलीजेंस का। अभी चलते हैं ISRE 2400 की तरफ।